पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है नून लीग के करीबी सहाफ़ियों की जानिब से, उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा ऑडियो लीक्स के ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने एक समाअत की है, उसका भी हवाला आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब के हवाले से भी कुछ खबरें हैं और इसके अलावा यास्मीन राशिद साहबा ने भी आज एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है। उससे पहले आपको बता दूं कि सनम जावेद ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जो है अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर अली नजफी ने सनम जावेद की पुलिस अफसरान के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए खतीजा शाह केस के साथ मुकर्रर कर दिया। 3 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तो ये आज सनम जावेद की जानिब से तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई थी। इससे पहले इसी तरह की दरख्वास्त खतीजा शाह भी दे चुकी थी, तो अब दोनों को यकजा कर दिया गया और 3 नवंबर को इस पर समाअत होगी। इसके अलावा जी ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर कुछ अहम चीज़ें हुई हैं। समाअत का थोड़ा सा अहवाल आपके सामने रख देते हैं। अटारनी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि जिन ऑडियोज़ का जिक्र हो रहा है इस हवाले से अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई, मालूम नहीं वो हुकूमती एजेंसी ने रिकॉर्ड की हैं या नहीं की। ये चीज़ वाजिया हो लेने दे ऑडियो किसने रिकॉर्ड की हैं, यानी कि वो कह रहे जी अभी तक पता ही नहीं है किसने रिकॉर्ड की हैं। तो फिर उसके ऊपर आप कमीशन भी बना रहे थे और पार्लिमानी कमेटी के अंदर भी लोगों को बुला रहे थे, तो फिर इतनी जल्दी किस बात की थी, पहले ये तो तहकीकात कर लेते। अच्छा जी, इसके अलावा जिन खुफिया इदारों के पास ये सलाहियत है इससे मुतल्लिक इन कैमरा कार्रवाई में बता सकता हूँ। अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं पार्लिमानी कमेटी की तरफ से पटिशनर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया जाना चाहिए था। ये गुज़श्ता जो PDM का टोला था उन्होंने ये कार्रवाई की थी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के बेटे के ख़िलाफ़, तो उस पर वो कह रहे हैं कि वो नहीं होना चाहिए था जी। उन्होंने फिर इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया था जहाँ से उनको स्टे मिल गया था। अच्छा जी, पार्लियामेंट के तहलील होने के बाद दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है, इसे निपटा दें। वो कह रहे हैं ये पार्लिमानी तहलील हो चुकी है, अब तो निगरान हुकूमत है तो उसे निपटा दें। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि वज़ीर आज़म से बात करें, कबीना से बात करें, ऑडियो टेपिंग के मुतल्लिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफातर और चैम्बरों में हमारी गुफ्तगू भी रिकॉर्ड हो रही हो। मैं आपको मुनासिब वक्त दूंगा मगर इस हवाले से कानूनी दायरा कार से मुतल्लिक जवाब जमा करवाएं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान की तारीख में बेनज़ीर भुट्टो केस से अब तक ये चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। अगर हमारे फ़ोन की निगरानी की जा रही है तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा कौन कर रहा है। एक लीक ऑडियो पर तो FIA तफ्तीश भी कर रही है, पहले ये तय हो जाए कि वो ऑडियो कहाँ से आई है। यानी कि वो कह रहे जी तहकीकात भी शुरू हो गई, अभी ये नहीं पता कि ये ऑडियो आई कहाँ से है। तो ऑडियो कहाँ से लीक हुई, कैसे हुई। हुकूमत ने ऑडियो लीक से मुतल्लिक अहम जजेस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन तश्कील दिया। इस कमीशन के TRO में भी ये सवाल नहीं था कि ऑडियो लीक कौन करता है। वो जो इन्होंने कमीशन बनाया था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब की सरबराही में, तो जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को ये सवाल उठाना चाहिए था कि ये ऑडियो आ कहाँ से रही है। हमें तहकीकात के लिए आपने मवाद दे दिया, वो मवाद असली है जाली है, उसकी वैल्यू क्या है, वो किसने रिकॉर्ड किया, ये सवाल ही नहीं था उसके अंदर। अच्छा, ये अदालत ने वफाक को जवाब जमा कराने के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। तो ये बड़ी अहम केस है। बुशरा बीबी की भी इसके अंदर पटिशनर है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब के बेटे का भी इसके अंदर मामला है। तो इसका देखते हैं जी आगे 1 महीने के बाद इसके ऊपर पेशी है, क्या पेशरफ्त होती है, आपको इंशाल्लाह आगाह करेंगे। इसके अलावा जी लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को पेश कर दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे मज़ीद 11 मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। ये मुकदमात दर्ज करते करते थक जाएंगे लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवा सकेंगे। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात जल्द रद्दी की टोकरी में होंगे। हम जेल में रह कर इनका भरपूर मुकाबला करेंगे। क्योंकि नज़र आ रहा है कि उनको जेल से बाहर आने नहीं देंगे, तो वो कह रहे हैं हम जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती तो दोनों उम्मीदवार जेल से बाहर होते। नवाज शरीफ से अवाम की अदालत में मुकाबला होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद ये वाहिद सूबा है जहाँ इन्होंने ख़वातीन को कैद किया है। ये ख़वातीन से भी मुकाबला करने से डरते हैं। तो ये यास्मीन राशिद साहबा थी, आप जानते हैं कि वो 9 मई के बाद से गिरफ़्तार हैं, अभी तक गिरफ़्तार हैं। उनके ऊपर बेबुनियाद और इस तरह के मुकदमात, एक मुकदमे से उनको ज़मानत भी मिलती है तो किसी और मुकदमे में फिर उलझा दिया जाता है, जिस तरह खतीजा शाह और सनम जावेद के साथ किया जा रहा है। बहरहाल ये उनका पैगाम था जी, आज उनकी गैर रस्मी गुफ्तगू थी जी। और शेख रशीद साहब को चिल्ले के बाद, जो उन्होंने चिल्ला काटा है उसके बाद उनको रिलीफ मिलना शुरू हो गया जी।
शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली सील करने का फ़ैसला था वो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने कालअदम करार दे दिया है, तो ये उनको रिलीफ मिला है। अच्छा जी, उसके अलावा शेख रशीद साहब ने वहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज कहा कि हम नस्ली और असली हैं, सब अल्लाह पर छोड़ते हैं, पाक फ़ौज हमारी अजीम फ़ौज है, जनरल आसिम मुनीर ने मैशियत दुरुस्त कर दी है। अच्छा जी, इनका कहना था कि मेरे ख़िलाफ़ मज़ीद 3 पर्चे दे दिए गए हैं, मैं जिन नहीं हूँ जो एक वक्त में 3 जगह मुजाहरा कर सकता हूँ, मुझसे कोई गलती हुई तो माफ़ी मांगता हूँ। चिल्ले ने नया शेख रशीद बनाया है, तहज्जुद के वक्त भी गर्म पानी देते थे, मेरा 30 किलो वज़न कम हो गया है, आज मैंने कॉलेज के ज़माने का कोट पहना है। शेख रशीद ने कहा कि रावलपिंडी की दोनों सीटों से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, ताहम भतीजा शेख राशिद शफीक अब अपना हल्दी मिर्च के कारोबार करेगा, यानी कि इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जी शफीक साहब, शेख राशिद शफीक साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे बल्कि हल्दी मिर्च का कारोबार करेंगे। अच्छा जी, गिरफ़्तार हुआ तो जेल के अंदर से कलम दवात पर इलेक्शन लड़ूंगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि 9 मई एक लानती प्रोग्राम था, कल भी फ़ौज के साथ थे, आज भी साथ हैं, चिल्ले ने मुझे नया शेख रशीद बना दिया है जी। ये जनाब थे हमारे शेख रशीद साहब, ये उन्होंने आज गुफ्तगू की है, इसका क्या मतलब निकलता है, रिलीफ भी उनको मिल रहा है, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा जी एक इख्तलाफी नोट लिखा था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जो नैब तरामीम को कालअदम करार दिया गया था जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब की जानिब से। 3 रुकनी ये बेंच था, तो 2 जो मेंबरान थे मुअज़्ज़िज़ उमर अताब बंदयाल साहब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, उन्होंने इन नैब तरामीम को कालअदम करार दे दिया था, जबकि मंसूर अली शाह साहब ने इनसे इख्तलाफ किया था और इख्तलाफी नोट उनका अब जो है ये जारी हुआ है, उस वक्त से ये जारी नहीं हुआ था। तो इख्तलाफी नोट के अंदर उनकी जो राय है वो तो ये रही है कि क्यों ना कि जी ये पार्लियामेंट का फ़ैसला है, तो पार्लियामेंट को इख्तियार है, तो हमें जो है उसके अंदर नहीं करना चाहिए, मतलब कि इनको जो उन्होंने तरमीम कर दी हैं वो दुरुस्त, यानी कि उसको मानते हैं और वो कहते हैं ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। बहुत सारी चीज़ों उन्होंने इसके अंदर लिखी हैं, अपनी राय का इजहार उन्होंने किया है, जो कि हम जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ग्रुप से हैं, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब के पास अब इन अपीलों के हवाले से नज़रसानी की अपील दायर हो चुकी है इस फैसले के ख़िलाफ़, जो कि जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का फ़ैसला था। तो इस मौके के ऊपर जब वो अपील जो है समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, तो इस मौके के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर अपना इख्तलाफी नोट भी जारी करना ज़रूरी समझा होगा। तो जहाँ पर बहुत सारी अहम चीज़ें उन्होंने रोशनी डाली है, अपना नुक्ता नज़र पेश किया, वहाँ पर एक चीज़ उन्होंने ऐसी की है जिससे मेरा ख्याल कि शायद उनको इल्म नहीं था या जानबूझकर उन्होंने किया, बहरहाल मेरे इल्म में नहीं है। वो लिखते हैं जी, मंसूर अली शाह साहब ने लिखा कि अवामी वोटों से मुंतखब पार्लियामेंट ने नैब कवानीन में तरमीम की, चेयरमैन PTI ने नैब तरामीम की मुखालफत या हमायत की बजाय इसे अदालत में चैलेंज कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को यहाँ पर हक़ाइक़ जो हैं वो लिखने चाहिए थे, जो कि उन्होंने नहीं लिखे। एक तो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ जब ये मामला गया था सेनेट के अंदर, तो वहाँ पर PTI ने भरपूर मुखालफत की थी इसकी, और उससे पहले जब ये पार्लियामेंट के अंदर था मामला, तो पार्लियामेंट के अंदर कुना के जो PTI के उस वक्त लोग थे उन्होंने इस्तीफ़े दिए हुए थे, ना तो उनके इस्तीफ़े कबूल किए जा रहे थे कि नया इलेक्शन हो, और ना ही उनको जो है असम्बली के अंदर आने दिया जा रहा था। तो उस मौके के ऊपर जब राजा रियाज जैसा ऐसा कठपुतली शख्स उसको उस वक्त अपोजिशन लीडर बना दिया गया था ज़बरदस्ती से, जो कि PTI के वोटों के ऊपर जीत कर आया था, और बाद में वो कहता था कि मैंने अगला जो है वो नून लीग का टिकट लेना, और वो नून लीग में शामिल भी हो गया। तो इस तरह का उस वक्त अपोजिशन लीडर था, उनकी मौजूदगी के अंदर ये मामला हुआ था। तो PTI को तो असल जो हकीकी PTI है उनको तो अंदर ही नहीं आने दिया गया था, और ये कठपुतली जो वहाँ पर उस वक्त बैठा हुआ था अपोजिशन लीडर राजा रियाज, तो इसने क्या करना था। तो ये हक़ाइक़ भी मेरा ख्याल है मंसूर अली शाह साहब को यहाँ पर लिखने चाहिए थे कि उस वक्त PTI को क्यों के पार्लियामेंट में नहीं आने दिया गया, और सेनेट में उन्होंने मुखालफत कर दी थी जहाँ पर उनको आने दिया जा रहा था। तो ये मंसूर अली शाह साहब बहरहाल उन्होंने लिखा है, जो लिखा है मैंने आपको बता दिया है, और ये उनका एक ऐसा पॉइंट था जो कि मेरा ख्याल है उन्होंने ला इल्मी की वजह से यकीनन लिखा होगा। अगर उनके इल्म में ये चीज़ें होती तो शायद वो ऐसी चीज़ ना लिखते। बाकी उनकी अपनी राय है, वो उन्होंने अलग अपनी राय दे दी है इख्तिलाफी नोट में, और मेरा ख्याल है कि उनकी वही राय है जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब अपनी राय देंगे इस फैसले में। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये नैब तरामीम को उड़ा दिया जाएगा, और ये एक सहूलतकारी हुकूमत के लिए की जाएगी। पहले भी इस तरह की सहूलतकारियाँ जो हैं वो हुकूमत के लिए बहुत सारी हमें देखने को मिल रही हैं अदालतों की जानिब से, हुकूमत की जानिब से नहीं, शरीफ ख़ानदान के लिए।
मेरा ख्याल को ना कि वो हुकूमत में इस वक्त नहीं है, बहरहाल हैं तो वही हुकूमत में। बहरहाल फ़िलहाल जो है वो कागजी कार्रवाई के तौर के ऊपर आप देखें तो वो हुकूमत में नहीं है, वैसे चला सब कुछ वही रहे हैं, उन्हीं के अहकामात की तमील हो रही है। इसके अलावा जी इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा किया जा रहा है। ये गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि अक्सर सहाफ़ी ये मुतालबा करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब पता नहीं इमरान खान साहब इनके काबू नहीं आ रहे, या इमरान खान साहब से ये वो चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगे और फिर जो है पूरी एक मीडिया कैंपेन चलाई जाए कि देखें जी इमरान खान साहब ने तो माफ़ी मांग रहे हैं अपने 9 मई के ऊपर। हालांकि इमरान खान साहब उस वक्त जेल में थे और इस हवाले से अदालतें भी कुछ फ़ैसले भी दे चुकी हैं कि इमरान खान जेल में था, तो वो कैसे हो सकता है कि जेल से एक शख्स जो है वो अहकामात दे रहा हो जब वो कस्टडी में हो। तो मगर जो लोग माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं वो ऐसा तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद 9 मई से पहले सब कुछ ठीक था, 9 मई हुआ तो इमरान खान साहब के ऊपर ये सारी सख्तियाँ आई। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 9 मई से पहले, इस 9 मई से पहले पिछला जो इस साल से पिछला यानी कि 2022 का मई था, उसमें ये मामलात शुरू हुए जब इमरान खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। हालांकि ये ऐलान भी उन्होंने बहुत रुक रुक कर किया, बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार वो करते रहे, फिर आखिरकार उन्होंने ये ऐलान किया। और 23 मई 2022 से ही उस वक्त की मौजूदा हुकूमत ने, जो कि वज़ीर दाखिला ये हमारे राना सनावला साहब, ये वज़ीर दाखिला थे, इन्होंने लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना शुरू किया, लोगों के दरवाजे तोड़े, लोगों के घरों के अंदर घुसे, औरतों के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया, औरतों को हरासा किया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि अपना यास्मीन राशिद साहबा की गाड़ी के ऊपर किस तरह पुलिस वाले गुंडों ने हमला किया था। तो इस तरह की चीज़ें इन्होंने 25 मई 2022 से, यानी कि 9 मई होने से तकरीबन एक साल पहले ये चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, और ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये सब कुछ करते रहे हैं। और उसके बाद आप जानते हैं कि वज़ीराबाद में इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, जिसके बेनिफिशरी भी यही शरीफ ख़ानदान है। आप जानते हैं कि वो तस्नीम ने लंदन से, तस्नीम शाह ने क्या बयान दिए हुए हैं, क्या कुछ उसने बताया हुआ है। और वो शख्स जिसने इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला किया था, कट्टर नून लीगी जो है वो उसका वकील है, नून लीग का बिल्कुल कट्टर शख्स है वो, जो उसकी वकालत कर रहा है। और उसके खिलाफ़ क्या कार्रवाई हो रही है, उसको जेल के अंदर रखा हुआ है, उसके फिर किस तरह से वीडियो उसकी लीक्स की गई, तो वो किसने की थी उसकी वीडियो लीक्स जब वो पुलिस कस्टडी में था। तो ये सारी सहूलतकारी इमरान खान के मुखालफिन को तब से मिल रही थी और इमरान खान के ख़िलाफ़ तब से ये चीज़ें चल रही थी। उसके खिलाफ बाद ज़मान पारेक के ऊपर मुसलसल जिस तरह हमले किए गए हैं, क्या वो पाकिस्तानी अवाम भूल गई है कि वो 9 मई से पहले किए जा रहे थे। लोगों को उकसाया जा रहा था कि वो कुछ ऐसा करें ताकि उसके अंदर रिएक्शन जो है वो लाया जा सके, और उसके रिएक्शन के अंदर फिर ये चीज़ें की जा सकें जो 9 मई के बाद की गई हैं। और 9 मई को जो इमरान खान की गिरफ़्तारी थी, क्या इमरान खान साहब को एक बिल्कुल जिस तरह दूसरे लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है उस तरह से गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता था। साबिक़ वज़ीर आज़म थे, अदालत के शीशे तोड़कर उनको धक्के देते हुए लेकर जाना क्या ज़रूरी था? आज जानबूझकर अवाम के अंदर इश्तियाल फैलाने की कोशिश की गई ताकि कुछ हमें ऐसा करने का मौका मिल सके। और अब ये जो लोग इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं, क्या इन्होंने अरशद शरीफ शहीद के ऊपर आवाज़ उठाई, या जितने भी मैंने ये वाक़यात गिनवाए हैं इनके ऊपर कभी इन्होंने आवाज़ उठाई थी? कभी कोई कालम लिखा हो? अभी इंसार अब्बासी साहब ने कालम लिखा है ना, जिस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ, कभी इंसार अब्बासी साहब ने अरशद शरीफ के हक़ में कोई कालम लिखा हो? ये अरशद शरीफ की शहादत भी इन्हीं वाक़यात की एक कड़ी है, ये भी 9 मई से पहले हो चुका था। तो ये 9 मई से पहले ये जो कुछ हुआ है, ये इमरान खान साहब की मुखालफत पहले से ही चल रही थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 9 मई के बाद जो है वो पूरी रियासत जो इस वक्त जिनके हाथ में है, रियासत तो क्या चंद लोग हैं, चंद अफराद हैं जिनके हाथ में इस वक्त चीज़ें हैं, ताकत है जिनके हाथ में, वो इमरान खान साहब के मुखालिफ हो गए हैं। तो ये 9 मई के बाद नहीं हुआ, ये 9 मई से बहुत पहले का, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया है और PDM के चोरों के टोलों को लाकर बिठाया गया है हुकूमत में, ये उस वक्त से इमरान खान साहब के मुखालिफ ये चीज़ें हो चुकी थी और तब से ये चलती आ रही हैं। 9 मई तो बहाना है, इमरान खान निशाना है, मेरा यही नज़रिया है। उसकी वजह ये है कि हमने देखा है 9 मई से पहले क्या कुछ हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। तो ये 9 मई में इमरान खान साहब गिरफ़्तार थे। अगर वो इमरान खान साहब इसके अंदर मुलव्विस हैं या उनके अहम रहनुमा, जिस तरह के आपने अभी गिरफ़्तार किया हुआ यास्मीन राशिद हैं, महमूदुल रशीद हैं, इजाज़ चौधरी हैं और दीगर हैं, सरफराज साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोगों को अदालतों से रिलीफ भी मिला है, जैसे अली मोहम्मद ख़ान है, शहरियार अफरीदी साहब हैं, तो उनको रिलीफ भी मिला है। अगर ये वाकई लोग मुलव्विस हैं और आपके पास सबूत हैं तो आप इनको गिरफ़्तार करके लापता करने की बजाय और बार बार दूसरे मुकदमात में गिरफ़्तार करने की बजाय आप इन लोगों को अदालतों के अंदर वो सबूत पेश करें, आप वो सबूत पेश करें और इनको सज़ाएँ दिलवाएँ।
फिर आपको ना तो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर कोई ट्रायल की ज़रूरत पड़ेगी, आप उनको अदालतों के अंदर, और ना आप ये कहेंगे कि इन कैमरा ब्रीफिंग होनी चाहिए। आप कहें जी ओपन कोर्ट है, ओपन कोर्ट में ये इनके खिलाफ सबूत हैं, दें इनको सजाएं, मगर आपके पास सबूत हैं नहीं। इस वजह से आप ये सारे जो है ना बहाने कर रहे हैं। और जो लोग इमरान खान साहब से माफ़ी का मुतालबा कर रहे हैं उनको गौर करना चाहिए, और ये भी अपने खबरों में, अपने कालमों में लिखना चाहिए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ 9 मई के बाद नहीं हुआ। इमरान खान साहब को जब हुकूमत से हटाया गया उससे पहले ही चीज़ें जो हैं, रियासत जो है वो इमरान खान साहब मुखालिफ हो चुकी थी। तो ये 9 मई सिर्फ एक बहाना ही है, बाकी चीज़ें जो है वो बहुत पहले से इमरान खान साहब के मुखालिफ चल रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब भी इसका इजहार कर चुके हैं कि 2019 में, अप्रैल 2019 में उनको हुकूमत की ऑफ़रें दी जा रही थी। तो कौन उनको हुकूमत की ऑफ़रें दे रहा था उस वक्त? तो कोई 9 मई नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, और डील करके नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मंजर आम पर हैं, लोग ये सब जानते हैं। तो लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता कि आप एक 9 मई का नाम लें और बाकी सारे वाक़यात को आप जो है वो भूल जाएं। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, आप एक बात करते हैं, लोग 10 चीज़ें निकाल कर आपके सामने रख देते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।